आज मैं बात करूंगा 5 सामाजिक आंदोलनों की। और इन पांचों आंदोलनों में एक बात कॉमन है। इनमें से एक भी आंदोलन सक्सेसफुल नहीं हुआ। इन सब आंदोलनों में पोटेंशियल था इंडिया को बदलने का, बट अनफॉर्चुनेटली सब फेल हो गए। 5 बार इंडिया हार गया। अब बिल्कुल ऐसे जैसे योगी जी का इश्तिहार। हाँ। अच्छा, तो बात शुरू करने से पहले 2-3 बातें जरा समझ लेते हैं। पहला, कि यह सामाजिक आंदोलन होता क्या है। जब लोग मिलकर अपने समाज में चेंज को लाने या फिर रोकने की कोशिश करते हैं तो उसे सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। ठीक है। जैसे अगर हमें हमारे समाज में कुछ चेंज चाहिए या फिर हम होते हुए चेंज को रोकना चाहते हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर सामाजिक आंदोलन होगा। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? जब लोगों को एहसास होता है कि उनके अपने ही समाज में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जो ध्यान मांगती है या फिर उसको एड्रेस करना जरूरी है, और इस प्रॉब्लम को लेकर जो इंफॉर्मेशन या नॉलेज उनको मिल रही है वो काफी नहीं है या ठीक नहीं है, तो लोगों की असंतुष्टि या असहमति किसी भी सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हो सकती है। देखो भाई, आंदोलन तो 50 हुए होंगे हमारे लाइफ टाइम में, और पिछले 5-6 सालों में तो इंडिया हैज बिकम ए कंट्री ऑफ आंदोलन्स। हाँ, अ वाइज मैन वंस सेड, मित्रों, अब पिछले कुछ समय से एक नई जमात सामने आई है, नई बिरादरी पैदा हुई है, और वो है आंदोलनजीवी। परजीवी हैं जी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ आंदोलन सक्सेसफुल भी हुए हैं, जैसे 2012 का निर्भया मूवमेंट। बहुत घिनौनी हरकत हुई, बहुत गलत हुआ, पर पब्लिक प्रेशर में फास्ट ट्रैक पर काम हुआ और दोषियों को सजा मिली। पर आज के इस वीडियो में ये जो 5 आंदोलन हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। ये ऐसे आंदोलन थे और हैं जो कि इंडिया की किस्मत को बदल सकते थे, पर यह आंदोलन फेल हो गए। तो पहला आंदोलन था मंडल कमीशन का। सन 1990 में। हो तेरी, इतने बुढ़े हो क्या? अबे चुप रहो यार, है? अपने काम से काम रखो। तब हम बहुत छोटे थे, और जब तक श्री राहुल गांधी जी इस देश के युवा नेता हैं और सलमान भाई की शादी नहीं हो जाती, हम क्यों बुढ़े होने लगे? खैर, सन 1990 में हमारे तब के प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह ने पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट कर दिया कि ओबीसीज यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की एम्प्लॉयमेंट में 27% रिजर्वेशन मिलेगा। नौकरियों में रिजर्वेशन देना मंडल कमीशन का पहला हिस्सा था। दूसरे हिस्से में इंप्लीमेंट हुआ जो कि 2006 में, कि जब ओबीसी को रिजर्वेशन मिला सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सेल्फ एमोलेशन यानी कि आत्मदाह कर लिया, मतलब खुद को आग लगा दी, जिनमें से 60 से ज्यादा स्टूडेंट्स की जान चली गई। न्यूज़पेपर्स में फोटोज देखने के बाद दिल दहल गया था। बहुत ज्यादा तो समझ नहीं थी उन दिनों, पर यह सब इंसानी जान माल का नुकसान देखकर घबराहट बहुत हुई थी। उस साल मुझे याद है, जिंदगी में पहली बार दिवाली पर हमने पटाखे नहीं चलाए थे, घर के बाहर लड़ियां और दिए नहीं जलाए थे, और पूरे फेस्टिवल सीजन के दौरान मिठाई नहीं खाई थी। तब से लेकर आज तक किसी भी यूनियन गवर्नमेंट ने कोई भी सब्सटैंशियल कदम नहीं उठाया कमीशन के रिकमेंडेशंस को लेकर। बस एक रेडीमेड लेजी सॉल्यूशन जनता को पेल दिया वोट बटोरने के लिए। आज 30 साल से ऊपर हो गए, कितना और कौन सा भला हो गया ओबीसीज का?
यह आंदोलन फेल हो गया। दूसरा था अन्ना आंदोलन या एंटी करप्शन मूवमेंट या फिर जन लोकपाल आंदोलन। अलग अलग नाम थे, पर 2012 में यह आंदोलन शुरू हुआ जिसने लोगों में एक आग लगा दी। गवर्नमेंट, पुलिस, जुडिशरी और कॉरपोरेट करप्शन के प्रति मोर्चा खोला गया। बात हुई रेड टेपिज्म, इलेक्टोरल फ्रॉड, पॉलिटिशियंस की बढ़ती हुई मनमानियों और ब्लैक मनी की। जन लोकपाल बिल की जोर शोर से वकालत की गई। इस मूवमेंट से जन्म हुआ आम आदमी पार्टी का। इंडस्ट्री, मीडिया, कॉरपोरेट के बड़े दिग्गज लोगों ने पार्टी को सपोर्ट किया और ज्वाइन किया। अपनी फील्ड में सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स, बुद्धिजीवी, रिसर्चर्स और एक्टिविस्ट्स ने इस मुहिम में सहयोग दिया। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से भी कुछ लोग आप में शामिल हुए। देश भर से 5 लाख लोगों ने पार्टी को पहले 3 ही दिनों में मेंबरशिप कैंपेन के तहत ज्वाइन किया। एक गजब का जोश दिखाई देता था जनता में। एक उम्मीद थी, यूं लगता था कि बस अब सब ठीक हो जाएगा और एक ऐसा बदलाव आएगा जिसकी हम सबको बरसों से तलाश थी। ईमानदार, पढ़े लिखे और जिम्मेदार पॉलिटिशियंस होंगे जो जनता के लिए काम करेंगे। मैंने पर्सनली बहुत फॉलो किया इस पूरी मुहिम को, यहां तक कि मैं ऑलमोस्ट तैयार हो गया था एक नया ट्विटर अकाउंट बनाने के लिए। नाम भी सोच लिया था, आपका राज। पर लोग जितनी जल्दी इनके साथ जुड़े उतनी ही जल्दी अलग थलग पढ़ने लगे और बहुत ही जल्द पता चल गया कि अपना अरविंद भाई भी एक कंट्रोल फ्रीक, ऑटोक्रेटिक, सेल्फ ऑब्सेस्ड, कुर्सी को प्यार करने वाला बिलो एवरेज परफॉर्मर है। हाँ, थोड़े बहुत अच्छे काम किए दिल्ली की जनता के लिए, पर जिस मोरालिटी और वैल्यूज के घोड़े पर सवार होकर सबको साथ लेकर बदलाव की बात करने वाला जब एक नॉर्मल घिसा पिटा पॉलिटिशियन निकला, तब फिर से लोगों की हिम्मत और विश्वास टूटा। कुमार विश्वास भी टूटा। हाँ, मालूम है। अंत में ये आंदोलन भी सिर्फ एक इंसान की अपनी महत्वाकांक्षाओं की आहुति चढ़ गया। इंडिया यहां बदल सकता था, पर इंडिया हार गया। तीसरा है CAA प्रोटेस्ट। 2019 में आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। देश भर में प्रोटेस्ट हुए। तकरीबन 65 लोगों की जान गई, 175 से ज्यादा घायल हुए और 3000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। फेक न्यूज, फेक प्रोपेगेंडा फैलाकर और प्रेशर टैक्टिक्स यूज करके इस आंदोलन को बदनाम किया गया। पर यह तो शुक्र है कोविड का। जब लॉकडाउन शुरू हुए तो यह आंदोलन अपनी मौत खुद मर गया। बस ये कोविड थोड़ा सेटल हो जाए, भगवान ने चाहा तो बस बहुत जल्द हमें CAA और NRC का कहर एक धर्म विशेष की आम गरीब जनता पर टूटता हुआ दिखाई देगा। तैयार रहो इंडिया। चौथा है किसान आंदोलन। एक मिनट, मुझे तो लगा तुम फेल्ड आंदोलनों की बात कर रहे हो। तो किसान आंदोलन तो अभी चल रहा है, तुम इसको कैसे अनसक्सेसफुल मानते हो भाई? बताता हूं। 2020 में शुरू हुआ दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन। नहीं, मैं मानता हूं कि यह अभी तक अनसक्सेसफुल नहीं हुआ है और मैं पूरे दिल से दुआ करता हूं कि किसानों को उनका हक मिले और सब जीत कर अपने घरों को वापस जाएं। मैं समझाता हूं कि मुझे क्यों यह आंदोलन अनसक्सेसफुल होता हुआ दिखाई देता है। देखो, समझो एक बात को, किसी भी आंदोलन की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है इमरजेंसी या उद्भव की। उद्भव? ये क्या होता है? और इतनी मुश्किल भाषा क्यों यूज कर रहे हो बे? टाइम पे अगर पढ़ लिख लिए होते ना, तो आज तुम भी कोई इंजीनियर या डॉक्टर होते
और अपने मां बाप का नाम रोशन किया होता। चुप रहो और सुनो ध्यान से। तो जैसा मैं कह रहा था कि पहली स्टेज होती है इमरजेंसी या उद्भव की। तो इमरजेंसी की स्टेज पर असंतोष की भावनाएं काफी लोगों में होती हैं, पर यह भावनाएं व्यक्तिगत रूप में होती हैं। दूसरी स्टेज होती है कोएलेसेंस या संघीकरण की। कोएलेसेंस की स्टेज पर आंदोलन के सारे तत्व एक साथ आने लगते हैं। इस स्टेज पर जन और संसाधन सब मिल जाते हैं और बाकायदा रणनीतियां बननी शुरू हो जाती हैं। तीसरी स्टेज कहलाती है ब्यूरोक्रेटाइजेशन या नौकरीकरण। ब्यूरोक्रेटाइजेशन की स्टेज पर रणनीतियों का एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन ट्रेन्ड स्टाफ द्वारा किया जाता है। किसी भी काम को करने के बाकायदा प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं। ड्यूटीज और जिम्मेदारियां एलोकेट की जाती हैं। चौथी और आखिरी स्टेज होती है डिक्लाइन या पतन की। यह उतना नेगेटिव नहीं है जितना साउंड करता है। आंदोलन डिक्लाइन, खत्म या पतन होने के 5 कारण हो सकते हैं। पहला है रिप्रेशन या दमन, जब अथॉरिटीज द्वारा बल प्रयोग करके आंदोलन को कुचल दिया जाता है। दूसरा, कोऑप्टेशन या सहयोजन। एक आंदोलन का पतन तब भी हो सकता है जब आंदोलन के लीडर को ही सहयोगिता का मौका मिल जाए। जैसे कि इस आंदोलन में गवर्नमेंट इस आंदोलन के लीडरों को कहे कि भाई तुम ही आ जाओ और हमारी कमेटी के फुल टाइम मेंबर बन जाओ और अपने किसान भाइयों के लिए अच्छी पॉलिसीज बनाने में हमारी मदद करो। तीसरा रीजन हो सकता है सक्सेस या सफलता का। अगर आपकी मांगें मान ली जाती हैं तो आपका आंदोलन सफलता प्राप्त करने के बाद डिक्लाइन हो जाता है। हालांकि हर आंदोलन की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। चौथा होता है फैक्शनलिज्म या दलबंदी। जब आपके अपने आंदोलन में गुट बन जाते हैं या बना दिए जाते हैं, साम दाम दंड भेद यूज करके आंदोलन को सैबोटेज कर दिया जा सकता है। पांचवा रीजन होता है मूवमेंट फटीग या थकावट। ठीक है, कितनी देर तक धरने पर बैठोगे, खुद ही थक के घर चले जाओगे। ये कुछ रीजन होते हैं जिससे आंदोलन का पतन हो जाता है। किसान आंदोलन अभी तीसरी स्टेज पर है। क्योंकि लास्ट स्टेज पर कुछ भी होने की संभावना है, तो इसलिए मैं इसे फिलहाल अनसक्सेसफुल कैटेगरी में रखना चाहता हूं। किसानों की जीत नामुमकिन नहीं है, पर हम यह सब जानते हैं कि जीत बहुत मुश्किल है। देखो भाई, सच पूछो तो बीजेपी और मोदी जी एक वेल ऑयल्ड मशीनरी के मालिक हैं। किसान लीडरों के बयान सुन के तो यूं लगता है जैसे बस जीत उनको मिलने ही वाली है। हाँ? तो क्या लगता है आपको, मोदी जी ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं? आपको लगता है कि वो आदमी इतनी आसानी से हार मान लेगा? और अगर उन्होंने आपकी शर्तें मान भी ली तो वो भी इसलिए मानेंगे कि उसमें भी उन्हीं का कुछ फायदा होगा। भाई, अगले साल यूपी में इलेक्शंस हैं और फिर 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस हैं। हाँ? मोदी जी कहीं भी और कभी भी अपना मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं। ध्यान रहे, अगर वो आपकी शर्तें मान भी लेते हैं तो वो भी अपनी ही टर्म्स पर मानेंगे। पर मुझे तकलीफ एक और बात की है। सोचो, अगर कल ही किसानों की सारी शर्तें मान ली गई तो आंदोलन पहुंच गया अपनी आखिरी 4th स्टेज पर। जैसे पिछले कुछ दिनों में करनाल में सब सेटल हो गया। सोचो, 1 मिनट के लिए सोच लो कि दिल्ली बॉर्डर का मेन आंदोलन भी हो जाए सक्सेसफुल। इसका मतलब मिल गया किसानों को जो चाहिए था। तो फिर अब जाओ अपने घर सब लोग। अगर ऐसा हो गया तो सोचो ये सरकार क्या करेगी। मुझे लगता है कि वो पूरे जोर शोर से डैमेज कंट्रोल कर लेंगे।
पैसा, मीडिया, एजेंसीज सब उनके कंट्रोल में है। तो 2024 में आएंगे तो मोदी जी ही। पर किसानों के आंदोलन से फिर भी हल्की सी टक्कर तो मिलती हुई दिखाई देती थी। मुझे लगता है जो मोदी जी के हिसाब से सही टाइम होगा, इस आंदोलन का किसी भी मास्टर स्ट्रोक से पतन कर दिया जाएगा। पतन मतलब 5 में से कोई भी तरीका हो सकता है। इस आंदोलन का चाहे सफलता से ही पतन हो, पर आंदोलन के खत्म होते ही देश को खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए मैं इस आंदोलन को अनसक्सेसफुल की कैटेगरी में डालता हूं। सॉरी, बट दैट्स द ट्रूथ। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, इस आंदोलन की बहुत खूबियां भी हैं। इस आंदोलन के शुरुआती दिनों में किसानों की कुछ सफलताओं और चेतावनियों का वीडियो बनाया था मैंने। ये रहा लिंक, अगर समय मिले तो चेक जरूर करना। 5वां और मेरा फेवरेट आंदोलन है मोदी जी इन पावर। हाँ, मोदी जी इन पावर। 2014 में मोदी जी एक ताजी हवा की तरह आए और 2019 में पूरे बहुमत के साथ एक खतरनाक हवा की तरह। यह भी एक किस्म का आंदोलन ही था। मोदी आंदोलन, कांग्रेस मुक्त आंदोलन। क्या गजब के स्कैम्स और भरपूर करप्शन का टाइम था कांग्रेस के शासन के दौरान। जनता परेशान थी तो मोदी जी ने अपना एक ऑप्शन ढूंढ लिया। अब मोदी जी अक्लमंद हैं या फिर बहुत बड़े ईगोइस्ट, ये किसी और दिन की डिबेट है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि आदमी मेहनती है, रिसोर्सफुल है, डिसीजन मेकर है। डिसीजन चाहे डिमोनेटाइजेशन का हो या फिर जीएसटी का, सर्जिकल स्ट्राइक का हो या फिर 370 का, गलत सही किसी और दिन बात करेंगे, पर आदमी है तो डिसीजन मेकर। और सबसे बड़ी खूबी यह है उसको इलेक्शन जीतना आता है। देखो, मेरा मानना यह है कि इंडियंस को अभी डेमोक्रेसी की असली वैल्यू समझ नहीं आई। ना ही अभी हमारी जनता में इतनी मैच्योरिटी आई है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या राइट्स को समझ सके। जात पात, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में काफी ऊंची जगह पर है। अब जनता हमारी ऐसी क्यों है, यह भी किसी और दिन डिबेट करेंगे। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम बहुत समझदार हो और बाकी जनता गांडू है। मैं भी उसी जनता का हिस्सा हूं। जब इंडियंस की कहीं भी बदनामी होती है ना, तो उसमें ना चाहते हुए भी तुम्हें, मुझे, हम सबको शामिल कर लिया जाता है। तुम्हें कमेंट्स में बहुत गालियां पड़ने वाली हैं। देखो भाई, मुझे ना तो किसी को इंप्रेस करना है और ना ही मुझे इलेक्शन में खड़ा होना है जो मुझे यह कहना पड़े कि लोकतंत्र में जनता भगवान का रूप होती है, जनता सब जानती है। सॉरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 500 रुपए में एक दारू की बोतल में 2 किलो अनाज में वोट बिक जाता है। सॉरी टू से दिस, पर हम इंडियंस को डेमोक्रेसी की तमीज नहीं है और हमारे लीडर्स कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारी जनता कभी भी उस समझदारी के मुकाम तक पहुंचे। सच पूछो तो इस आलसी, कमजोर, इमोशनल, अनपढ़, गरीब जनता को और इन बेईमान लीडरों को थोड़ा सीधा करने के लिए इंडिया को आज एक स्ट्रॉन्ग, ऑटोक्रेटिक, स्ट्रिक्ट लीडर की ही जरूरत है। मोदी जी इस रोल में बिल्कुल फिट बैठते हैं। पर काश ये लीडर थोड़ा कम ईगोइस्टिक होता, अपनी गरीब लाचार जनता के प्रति सहानुभूति रखने वाला होता, जनता के प्रति वही स्नेह होता जो एक मां या पिता का अपने बच्चों के प्रति होता है। काश ये मोदी आंदोलन सक्सेसफुल हो जाता, काश। पर फिर भी 2024 में आएंगे तब मोदी जी ही।